नमस्कार। आज हम कनाडा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ जानकारी है जी। कनाडा के भूगोल, उसकी राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, इन सब पर। हुँ, तो मकसद ये है कि इन स्रोतों से सिर्फ तथ्य ना निकालें, हुँ, बल्कि मतलब कनाडा की कहानी को समझें, जी, उसकी कुछ खास पहलू। सही। क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है, अपनी खूबसूरती और वो जो मिली-जुली संस्कृति है, उसके लिए जाना जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। शुरुआत भूगोल से करते हैं, उसके आकार से। ठीक है। जैसा हमें पता है और जानकारी भी कहती है हुँ, कि कनाडा क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। बहुत बड़ा। हाँ, विशाल है। राजधानी ओटावा है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा शहर टोरंटो है हुँ, और वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, कैलगरी, क्यूबेक सिटी ये भी मतलब काफी अहम शहर हैं। जी। और सीमाएं तो खैर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में अमेरिका से इतनी लंबी सीमा। हाँ, वो दुनिया की सबसे लंबी सीमाओं में से एक है। हाँ, और पूरब में अटलांटिक, पश्चिम में प्रशांत। ये जो विशालता है ना, ये बहुत दिलचस्प है। खासकर जब आबादी देखते हैं, करीब 3.9 करोड़ लोग। हाँ, इतने बड़े देश के लिए तो कम ही लगती है। बिल्कुल। और ज्यादातर लोग दक्षिण में अमेरिकी सीमा के पास ही बसे हैं। हुँ, उत्तर का बहुत बड़ा हिस्सा तो लगभग खाली ही है। अच्छा। तो ये जो फैलाव है और आबादी का घनत्व, इसका असर पड़ता है देश के विकास पर, संसाधन प्रबंधन पर, यहाँ तक कि पहचान पर भी। ये बात तो सोचने वाली है। खैर, अब जरा इसके शासन और राजनीति की बात करें। जानकारी कहती है कि वहाँ संसदीय लोकतंत्र है। हाँ, और संवैधानिक राजतंत्र भी। मतलब एक प्रधानमंत्री हैं जो चुने जाते हैं, उनकी कैबिनेट है, वो सरकार चलाते हैं। जी, जस्टिन ट्रूडो का नाम है इसमें। 2025 के हवाले से। हाँ, लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो अभी भी ब्रिटिश सम्राट है। ये भूमिका प्रतीकात्मक ही है शायद। हाँ, बिल्कुल प्रतीकात्मक। असल शक्ति प्रधानमंत्री और संसद के पास है। ठीक है। और एक और खास बात, दो आधिकारिक भाषाएं, अंग्रेजी और फ्रेंच। हम्म और मुद्रा तो कैनेडियन डॉलर है। ये जो दो भाषाएं हैं ना, अंग्रेजी और फ्रेंच, ये सिर्फ प्रशासनिक चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कनाडा के इतिहास से, उसकी पहचान से बहुत गहरे जुड़ी हैं। मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी साम्राज्यों का जो इतिहास रहा है वहाँ, हाँ, संघर्ष और समझौते। बिल्कुल उसी का नतीजा है ये। और ये देश की बहुसांस्कृतिक नीति को भी प्रभावित करता है। पर हाँ, इससे कभी-कभी तनाव भी होता है। क्यूबेक प्रांत की वजह से, जहाँ फ्रेंच ज्यादा बोली जाती है। हाँ, बिल्कुल। क्यूबेक में फ्रेंच भाषा और संस्कृति की रक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से। तो ये दो भाषाएं प्रशासन को जटिल तो बनाती हैं, पर कनाडा की विविधता का अहम हिस्सा भी हैं। ये तो है। इतिहास कैसे आज भी मौजूद है। अच्छा, इन दो भाषाओं से ही जुड़कर संस्कृति और जनसंख्या पर आते हैं। लगभग 3.9 करोड़ की आबादी, जैसा आपने कहा। जी। और जानकारी कहती है कि ये एक बहुसांस्कृतिक समाज है। भारत, चीन, पाकिस्तान, फिलीपींस, मतलब दुनिया भर से लोग आकर बसे हैं। हाँ, शहरों में तो ये विविधता साफ दिखती है। लेकिन इसमें एक और बात है। फ्रेंच भाषी लोग मुख्य रूप से क्यूबेक में हैं। तो एक तरफ तो पूरा देश मल्टीकल्चरल हम्म और दूसरी तरफ क्यूबेक की अपनी अलग पहचान। ये कैसे साथ चलता है? हाँ, ये कनाडा का जो बहुसंस्कृतिवाद का मॉडल है ना, जिसे सांस्कृतिक मोज़ेक कहते हैं। अच्छा, मोज़ेक। हाँ, ये अमेरिका के मेल्टिंग पॉट से अलग है। अमेरिका में क्या है कि उम्मीद की जाती है कि सब अपनी पुरानी पहचान छोड़कर एक अमेरिकी पहचान अपना लें। कनाडा में कम से कम आधिकारिक नीति के तौर पर, जो 1971 में आई थी, वो विभिन्न सांस्कृतिक समूहों को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। कोशिश ये है कि विविधता को देश की ताकत बनाया जाए। दिलचस्प है, पर इसमें चुनौतियां भी हैं। मतलब सवाल उठते हैं कि अलग-अलग पहचान रखते हुए एक साझा राष्ट्रीय भावना कैसे बने, या फिर अलग-अलग सांस्कृतिक रिवाज और कनाडाई कानून या मूल्यों में संतुलन कैसे हो। हाँ, ये तो मुश्किल होगा। और क्यूबेक का मामला तो खैर अलग ही है। वहाँ राष्ट्रीय एकता और प्रांतीय स्वायत्ता की बहस चलती रहती है। तो ये मोज़ेक सुनने में अच्छा लगता है, पर इसे बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। सांस्कृतिक मोज़ेक, सही शब्द है। अच्छा, अब उस चीज पर आते हैं जिसके लिए कनाडा शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है, उसकी कुदरती खूबसूरती। जी हाँ, नियाग्रा फॉल्स का जिक्र है, वो तो दुनिया भर में मशहूर है। बिल्कुल। फिर रॉकी पर्वत, बैनफ नेशनल पार्क और वो नॉर्दर्न लाइट्स, ऑरोरा बोरियलिस। हाँ, वो तो अद्भुत नज़ारा होता होगा। कल्पना ही कर सकते हैं। और ये भी है कि हजारों झीलें हैं, बड़े बड़े जंगल हैं।
ये सब पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बहुत जरूरी होंगे। बिल्कुल। और ये जो प्राकृतिक सुंदरता है ये सिर्फ पर्यटकों के लिए नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये कनाडाई लोगों की पहचान का हिस्सा है। प्रकृति से लगाव, बाहर घूमना फिरना। हाँ, लाइफस्टाइल का हिस्सा। जी, लेकिन यहीं एक बड़ा विरोधाभास भी है। कनाडा की अर्थव्यवस्था काफी हद तक प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। तेल, गैस, लकड़ी, खनिज, इन सब के निकालने पर। अच्छा, तो एक तरफ प्रकृति का संरक्षण और दूसरी तरफ उसी प्रकृति के संसाधनों पर टिकी अर्थव्यवस्था, जिसका पर्यावरण पर असर तो पड़ता ही है। और अब जलवायु परिवर्तन के समय में ये तनाव और बढ़ गया है। कैसे आप पर्यावरण बचाएंगे और अर्थव्यवस्था भी चलाएंगे, ये कनाडा के लिए एक लगातार चलने वाली बहस है। ये तो वाकई बड़ा सवाल है, प्रकृति का रखवाला भी और उसका इस्तेमाल करने वाला भी। चलिए अब समाज के दो और जरूरी हिस्सों पर आते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। जानकारी कहती है कि कनाडा की शिक्षा प्रणाली अच्छी है, विश्व स्तरीय मानी जाती है। हाँ, काफी अंतर्राष्ट्रीय छात्र जाते हैं वहाँ। और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में एक खास बात है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, मतलब सरकारी स्वास्थ्य सेवा। जी, मेडिकेयर कहते हैं उसे। हाँ, बताया गया है कि ये सरकार की तरफ से सभी नागरिकों और स्थायी निवासियों को जरूरी देखभाल काफी हद तक मुफ्त देती है। ये कई देशों से अलग है। हाँ, ये कनाडा के सामाजिक ढांचे की नींव है। सिद्धांत यह है कि सभी को उनकी आमदनी या हैसियत देखे बिना जरूरी इलाज मिलना चाहिए। ये कनाडा के मूल्यों को दिखाता है, जैसे समानता, सामाजिक जिम्मेदारी। हालांकि ये पूरी तरह मुफ्त नहीं होता। कुछ चीजें जैसे दांतों का इलाज है, चश्मे हैं, कुछ दवाएं हैं, वो कवर नहीं होती या कम कवर होती हैं। और व्यवस्था प्रांत के स्तर पर चलती है। अच्छा, हर प्रांत में थोड़ी अलग हो सकती है। हाँ, थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन जो मूल सिद्धांत है कि जरूरत के आधार पर इलाज मिले, पैसे देने की क्षमता के आधार पर नहीं, वो बना रहता है। पर इसमें भी दिक्कतें हैं। जैसे कई सरकारी सिस्टम में होता है वेटिंग टाइम। कुछ इलाजों के लिए इंतजार लंबा हो सकता है। फंडिंग पर हमेशा बहस चलती रहती है। फिर भी ज्यादातर कनाडाई इसे अपनी पहचान का अहम हिस्सा मानते हैं। तो ये सिर्फ एक स्कीम नहीं, मूल्यों का प्रतीक है। खैर, अब अर्थव्यवस्था और उससे जुड़े आप्रवासन पर आते हैं। जानकारी कहती है कि कनाडा दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में है। जी, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुख्य उद्योग हमने देखे प्राकृतिक संसाधन, तेल, गैस, खनिज, इसका जिक्र बार बार आ रहा है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में IT, कृषि, पर्यटन भी है, तो कुछ विविधता भी है। जी, और यहीं आप्रवासन का रोल आता है। बताया गया है कि कनाडा अप्रवासियों को वर्क वीजा, स्टडी वीजा, PR यानी स्थायी निवास के मौके देता है। ये क्यों? असल में कनाडा में अर्थव्यवस्था और आप्रवासन नीतियां बहुत गहरे जुड़ी हुई हैं। देखिए, कनाडा की आबादी की उम्र बढ़ रही है, जन्म दर कम है। अच्छा, तो आर्थिक विकास बनाए रखने और लेबर मार्केट की जरूरतें पूरी करने के लिए वो आप्रवासन पर बहुत निर्भर करते हैं। वो खासतौर पर स्किल्ड वर्कर्स को बुलाते हैं, IT, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर जैसे फील्ड में। और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भी। इनमें से कई बाद में वहीं बस जाते हैं, PR ले लेते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था को भी चलाता है और वो जो बहुसंस्कृतिवाद की बात हमने की थी उसे भी ताज़ा रखता है। बिल्कुल, दोनों काम होते हैं। लेकिन वो जो प्राकृतिक संसाधनों वाली बात थी, उस पर निर्भरता की वजह से कनाडा की अर्थव्यवस्था दुनिया के बाजार में कच्चे माल की कीमतों के उतार चढ़ाव पर बहुत निर्भर करती है। जैसे तेल की कीमतें गिरी तो एल्बर्टा जैसे प्रांतों पर सीधा असर पड़ता है। अच्छा, इसलिए अर्थव्यवस्था में और विविधता लाना कनाडा के लिए हमेशा एक लक्ष्य रहता है। समझ गया। यानी आप्रवासन एक आर्थिक जरूरत भी है। हाँ, और अर्थव्यवस्था संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। हाँ, अब कुछ और खास बातें और कनाडा की दुनिया में छवि। जानकारी कहती है कि कनाडा दुनिया के सबसे शांतिप्रिय और सुरक्षित देशों में गिना जाता है। हाँ, ये छवि तो है। जलवायु के बारे में कहा है कि आमतौर पर ठंडी है, पर देश इतना बड़ा है कि बहुत फर्क है अलग अलग हिस्सों में। दक्षिण में 4 मौसम, उत्तर में कड़ाके की ठंड। जी, इन सब का दुनिया में क्या असर होता है? जानकारी कहती है कि कनाडा जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर आगे रहता है। हाँ, तो ये सब मिलके कनाडा की सॉफ्ट पावर बनाते हैं। मतलब उसकी नरम शक्ति। सॉफ्ट पावर। हाँ, शांति, सुरक्षा, स्थिरता, मानवाधिकारों का सम्मान, बहुसंस्कृतिवाद और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी, जैसे UN में, नेटो में। इन सब से दुनिया में कनाडा की एक अच्छी छवि बनती है। अच्छा, और इस छवि से उसे कूटनीति में मदद मिलती है, निवेश आता है,
लोग घूमने आते हैं, बसने आते हैं। हम्म, लोग कनाडा को एक ऐसी देश की तरह देखते हैं जहां जीवन अच्छा है और जो दुनिया की जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करता है। पर यह भी सच है कि कनाडा की भी आलोचना होती है, किस तरह की? जैसे वहां के मूल निवासियों के साथ संबंधों को लेकर, या कभी हथियारों के निर्यात को लेकर, या पर्यावरण नीतियों को लेकर। मतलब कोई भी देश परफेक्ट तो नहीं होता। सही बात है, छवि और हकीकत में फर्क हो सकता है। हाँ, और कनाडा की वैश्विक भूमिका भी हमेशा बदलती रहती है, उस पर बहस होती रहती है। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत से कनाडा की एक क्या कहें, कई परतों वाली तस्वीर सामने आती है। एक बहुत बड़ा देश, कुदरती तौर पर अमीर, लेकिन आबादी का वितरण असमान है, संसाधनों पर निर्भरता की चुनौती है। एक बहुसांस्कृतिक समाज है, वो सांस्कृतिक मोज़ाइक वाला आइडिया है। जी। लेकिन एकता और पहचान के सवाल भी हैं। हमने देखा कि दो भाषाएं इतिहास का प्रतीक हैं, पब्लिक हेल्थ केयर सामाजिक मूल्यों का, और आप्रवासन अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए जरूरी है। दुनिया में छवि अच्छी है, पर अपनी चुनौतियां भी हैं। हाँ बिल्कुल। इस सारी जानकारी को देखते हुए एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद आगे सोचना चाहिए। बताइए। कनाडा अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर जो इतना निर्भर है, उसे वो कैसे कम करेगा, खासकर तब जब वो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में दुनिया का नेता भी बनना चाहता है। हाँ, ये तो विरोधाभास है। बिल्कुल, ये गहरा आंतरिक विरोधाभास है। क्या वो अपनी अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक ग्रीन दिशा में मोड़ पाएगा? और इस चक्कर में जो उसके संसाधन वाले इलाके हैं, वहाँ के लोग हैं, उनका ध्यान कैसे रखेगा? ये सवाल आने वाले सालों में कनाडा का भविष्य तय करेगा। वाकई ये बहुत बड़ा और अहम सवाल है। इसका जवाब तो वक्त ही देगा। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।